दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की, जब हम लोग जो क्लास फर्स्ट कर चुके हैं उसी का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, उसी का क्या ये सेकेंड पार्ट है, जो हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्विक रिवीजन 1 घंटे में करेंगे। किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा था बाहर, तो हम लोग नहीं कर पाए थे पूरी क्लास। हम लोग 14 मिनट की क्लास कर चुके थे। अभी जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं, उन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम लोग डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा कुछ बचे थे, कम से कम लगभग थोड़े फैक्ट हैं, 30 से 40 फैक्ट बचे होंगे जिन पर डिस्कस करना, जिनमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो उन्हीं फैक्ट पर हम लोग दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो को। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अपना जो है जीएस पे, तो जीएस पे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको कोई भी वीडियो आएगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे और उसका जो है लाभ ले पाएंगे। क्योंकि समय से हर चीज़ नहीं मिल पाती है फिर उसका जो है मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन थॉट पर। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आज के मोटिवेशन थॉट के बाद आज की क्लास का मोटो क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मोटिवेशन थॉट हम लेके आए हैं, आज के जो विचार हैं उस पर हम डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जो तैयारी क्यों करते हैं, तैयारी क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम जाके तुरंत सुबह उठे और एग्ज़ाम दे दें जाके एग्ज़ाम। हम क्यों इतने दिनों से तैयारी करते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, तैयारी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा से आप उसको तैयार किए होंगे, सारे टॉपिक को कवर किए होंगे, सफलता उसी पर डिपेंड करती है। आप कभी ना कभी अगर असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का इफेक्ट होता है। आप तैयारी तो बड़े ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपकी तैयारी नहीं अच्छी होती। आप अचानक से बीच में अपना टाइम इधर उधर कर देते हैं, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। आप भले उसको 10 बार पढ़ें, लेकिन समय से रिवाइज करना, समय से उसके मॉक को हल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। अगर आप सफल व्यक्ति जो होता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, पहले से वो कंटिन्यूस पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। तो तैयारियाँ तैयारियों पर निर्भर करता है सफलता उसके। बिना सही तैयारी के किए गए काम में क्या होता है, असफल होने की संभावना बनी रहती है। अगर आप कभी मान लीजिए बिना ऐसे उठे और पेपर देने चले गए, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बिना तैयारी के आप कामना करते हैं सफल होने की, तो बहुत कम संभावना पॉसिबिलिटी आ जाती है। अगर आप क्या कहते तैयारी करके एग्ज़ाम देना, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल डेफिनेटली 100%, 101%। आई एम जस्ट सेइंग, आई विल साइन ओवर हियर, अंडरस्टैंड। तो आप इस बात में दिमाग रखिएगा कि अगर आप तैयारी है आपकी पहले से, देन यू विल बिकम डेफिनेट सक्सेसफुल। 99% तो चांसेस है ही, 1% आपका जो है भाग्य कभी कभी होता है। तो मैं भाग पर विश्वास करता हूँ, 1% होगी, 90% अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी 1% भी बड़ा हो जाता है, तो वो बात की बात है। तो सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के ये काम को करने में क्या होती है, असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है। आपको लगेगा, आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं, आपको लग जाता है कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसा हुआ है, क्यों खुद पता चल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इसी जोश के साथ मोटिवेशन थॉट को हम लोग जान चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पॉइंट बच चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जो अभी पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने अच्छे फैक्ट है, इतना सारा मैं अच्छे से बता रहा हूँ, एक साथ बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इधर उधर नहीं, एक साथ। क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे पॉइंट यहीं पे रख दिए हैं, एक साथ रख दिए। तो आप आराम से देखिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो हमारी आएगी नोटिफिकेशन द्वारा आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी नई क्लास, नई वीडियो कौन सी आई हुई है। ठीक है, मैं सारा आपको बता देता हूँ। PDF आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विनाल अकेडमी में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। सारा कुछ हमने अपना दे दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताइएगा, हम जो इसके लिए स्पेशल कोर्स लेके आएंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं
और आज की क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का जो आज हमारा पॉइंट है, पद की शपथ कौन दिलाता है। जितने सारे पद होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो पद होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है। मैं पहले बात करूँगा कि जो हम लोग राष्ट्रपति पद की बात करते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है, कि हम लोग अगर राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पद के शपथ जो दिलाते हैं, शपथ लेने जब बैठते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति, अभी हाल ही में जो उनका चुनाव हुआ है द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति, तो उनको शपथ किसने दिलाई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के श्रेष्ठतम न्यायाधीश, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, अगर राष्ट्रपति कहीं कारणवश बाहर चले गए हैं तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, ठीक, उच्च न्यायालय की यहाँ बात हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री और मंत्री परिषद में मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री और मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात हो रही है तो कौन दिलाता है, कैग को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है संसद के सदस्यों को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, या बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को तो वो भी क्या कहता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य शपथ दिलाता है। आगे हम बात करते हैं राज्य के विधायकों को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, याद रखिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। राज्य के मंत्रियों को, परिषद को राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, ठीक है। ये बात भी दिमाग में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्यागपत्र का संबोधन। अगर किसी बड़े पद से किसी को त्यागपत्र देना है तो कैसे देगा, किसको देगा, किसके द्वारा किसको दिया जाएगा, तो हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। और लोग बात करते हैं कि त्यागपत्र नियुक्ति के बाद जो नियुक्त होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसके बाद त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति भी होता है लेकिन उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देगा। पूछता है कि क्या उपराष्ट्रपति सभापति को त्यागपत्र देता है तो नहीं देता, तो लेकिन उपसभापति जो होगा सभापति को त्यागपत्र देता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति को शपथ त्यागपत्र देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति क्या किसको देगा, राष्ट्रपति भी क्या किसी तो उपराज्यपाल तो होता नहीं है, तो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति को शपथ मतलब त्यागपत्र देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को देते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ पे उपसभापति आया ना तो सभापति को देते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ अलग पॉइंट पे। संसद के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब संसद के दो सदस्य, राज्यसभा है और लोकसभा है। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति को देगा, लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, याद रखना। और विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को क्या देता है, त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष जो विधानसभा का होगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के सभापति किसको देते हैं, उपसभापति को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभापति उपसभापति का नाम आया, लेकिन यहाँ पे अगर बात आती है कि राज्यसभा के सभापति किसको त्यागपत्र देंगे तो उपसभापति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी राष्ट्रपति होगा, ठीक है। विधान परिषद के उपसभापति सभापति को देते हैं। लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो संयुक्त आयोग होते हैं उनके सदस्य राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। लोक सेवा आयोग जो राज्य का होता है वो राज्य के राज्यपाल को देते हैं, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण आयोगीय सीमाएं, कितने से कितने वर्ष के बीच में इनका जो है निर्वाचन होगा और कब से कब इनका जो है त्यागपत्र इनको देना पड़ेगा, अपने जो पद से मुक्त हो जाते हैं, मतलब
सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 35 साल होती है। अनुच्छेद 58 के बी में बताया गया, अनुच्छेद 58 के ए के बी में बताया गया। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 साल ये भी होती है। ये भी 66 अनुच्छेद 66 66 3 के बी में बताया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के लिए 58 1B और उपराष्ट्रपति के लिए 66 3B। राज्यपाल के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 साल, इसमें 35 साल होती है। अनुच्छेद 157 में बताया गया। ठीक है, सारे मैंने पॉइंट डिस्कस किए इसलिए कि अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 66 में, इसके बाद जो है राज्यपाल की बात आती है, तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 157। अब संसद लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होती है। कितनी होती है? 25 साल। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है संसद लोकसभा की बात, तो अनुच्छेद 84B में बताया गया है कितनी साल उम्र होनी चाहिए। विधायक के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु 25 साल, विधायक बनना है तब भी अनुच्छेद 173B में बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं संसद के राज्यसभा के न्यूनतम आयु के न्यूनतम सदस्य की आयु होनी चाहिए 30 साल, अनुच्छेद 84B अनुच्छेद 84B बताया। तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद 84, ये भी इसमें भी, राज्यसभा के लिए भी अनुच्छेद 84। ठीक है, इसमें 30 साल, उसमें 25 साल है। तो बात करते हैं MLC जो होते हैं उनके चुनाव के लिए क्या होता है, चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी 30 साल होती है MLC के लिए। ठीक है ना, जो MLC होते हैं अनुच्छेद 173B, अनुच्छेद 173B, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु कितनी होती है? 35 साल। मतलब नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु कितनी होती है? 65 साल। 124 के 2 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की आयु कितनी होती? 65 साल। ये भी होती संघ लोक सेवा आयोग 316। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की ऊपरी सीमा क्या होती? 65 साल। तो याद रखिए, उच्चतम और उच्चतम 65 साल है और उच्च न्यायालय के लिए है 62 साल। उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के लिए ऊपरी सीमा क्या होती है? 62 साल। अनुच्छेद 217 बताता है, अनुच्छेद 217 बताता है। आगे बात करें राज्य के आयोग के रूप में नियुक्ति। राज्य के अगर आयोग में आपको नियुक्ति पाना है तो आयु सीमा 62 साल इसमें भी होती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में 62 साल और उच्चतम न्यायालय के 65 साल। राज्य आयोग के सदस्य के रूप में 62 साल, अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में तो 65 साल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 316 का 2। एक पंचायत के सदस्य के रूप में 21 साल। 243 के F1 FA में बताया गया है, 243 ए में बताया गया है पंचायत के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु। नगर पालिका के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 साल। ये भी होती है नगर पालिका 243B। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 साल होती है, अनुच्छेद 24, लेकिन अब ये नहीं रह गया है। ठीक है, बाल गुनाह माना जाता है। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 14 साल, लेकिन अब ये नहीं माना जाता। ठीक है, मतदाता के लिए पंजीकरण के लिए आयु कितनी? 18 साल होती है। पहले 21 साल थी, फिर 18 हो गया 61वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 326 में बताया गया है मतदाता के लिए पंजीकरण की आयु कितनी होनी चाहिए? अनुच्छेद 18 साल। पहले 21 साल थी, वो घट के क्या हो गया? 18 साल हो गया। कौन सा अनुच्छेद संशोधन था मैंने बता दिया। ठीक है, मैं बात कर रहा था मतदाता के रूप में, तो 18 साल। ठीक है ना, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? 18 से 21 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था। इसकी जो है न्यूनतम मतदाता के लिए आयु होती है। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। शिक्षा जिस आयु के बीच बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष, अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 14 मतलब उम्र होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष। तो शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 21A। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है 6 से 14 वर्ष 21A। ठीक है, आगे बढ़ते संविधान के महत्वपूर्ण समय सीमाएं। संविधान की जो महत्वपूर्ण समय सीमाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच जो होता है अधिकतम अंतराल कितना हो? 6 महीने का। संसद हो या राज्यसभा हो, दोनों सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 महीने। संसद हो या राज्यसभा के, ठीक है, दोनों सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने होता है, याद रखिएगा 6 महीने। राष्ट्रपति के अध्यादेश के प्रवर्तन के रहने की अधिकतम सीमा क्या होती है? 6 महीने या 6 महीने
प्लस 6 सप्ताह है, 6 महीने 6 सप्ताह, याद रखिए। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के प्रवर्तन रहने की सीमा 6 महीने 6 सप्ताह, संसद या राज्यसभा के 2 पत्रों के बीच अंतराल 6 महीने। तो ठीक है, तो संसद या राज्यसभा के सदस्यों के बीच 2 अंतराल जो होता है 6 महीने होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति के भरने के लिए अधिकतम अवधि 6 महीने भी होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए अधिकतम अवधि 6 महीने, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने करके 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अवधि इसके उपरांत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक कोई कार्रवाई नहीं होने पर राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। अवधि के अंतर्गत 14 दिन की अवधि के अंतर्गत अगर लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित नहीं किया गया तो ये क्या कहते हैं, धन विधेयक को पारित नहीं किया गया, ठीक है, 14 दिन के भीतर, तो राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा इसे पारित किया जाएगा। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना। आगे बढ़ता हूँ कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि की अवधि 6 महीने, मैंने बताया 6 महीने, अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है इसे। ठीक है, अवधि की जिसके उपरांत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा द्वारा पेश किया था 14 दिन के भीतर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से पद बने रहने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक ही बने रहते हैं। ठीक है, पद ग्रहण करने से, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल हो, ठीक है, सब। लोकसभा राज्य विधानमंडल की पहली अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने के अधिकतम 5 वर्ष तक, तो ये भी ठीक है ना। तो राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा विधानमंडल की बात हो, तो अपनी अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने तक 5 वर्षों तक। ठीक है, आपात उद्घोषणा के दौरान जिस अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल की अवधि बढ़ाई गई जा सकती है, एक बार 1 वर्ष में। ठीक है, तो आपात की उद्घोषणा के दौरान जिस अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है वो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष, एक बार 1 वर्ष के लिए। यदि लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल की अवधि आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान बढ़ाई गई और आपात की उद्घोषणा परिवर्तन न रह जाने में लोकसभा राज्य विधानमंडल की अधिकतम अवधि उद्घोषणा में के उपरांत होगी 6 महीने। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, यदि लोकसभा राज्य विधानमंडल की अवधि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान बढ़ाई गई और आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में न रह जाए तो लोकसभा अधिकतम कितनी अवधि तक लोकसभा राज्य विधानमंडल की अवधि अधिकतम होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैं बात करता हूँ यदि लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल की अवधि 6 महीने होगा, अधिकतम अवधि जिसके दौरान एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना अपने पद पर बने रह सकता है 6 महीने तक। अगर कोई मंत्री कुछ बन गया तो अपने पद पर नहीं है, 6 महीने तक बना रह सकता है। संसद के किसी सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित होने की अधिकतम अवधि जिसके उपरांत उसके स्थान पर रिक्त घोषित किया जा सकता है 60 दिन। कि संसद के किसी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना परमिशन के अनुपस्थित होने पर अधिकतम अवधि के उपरांत उसका स्थान रिक्त घोषित हो सकता है। ठीक है, संसद के 60 दिन तक नहीं आता तो उसका रिक्त स्थान घोषित हो जाएगा। पंचायत नगर पालिका के प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने तक अधिकतम सीमा 5 वर्ष। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका की प्रथम अधिवेशन अगर हो गया है, नियत तारीख से विघटित होने की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। संघ आयोग की सदस्य की अपने पद ग्रहण करने की अधिकतम अवधि 65 वर्ष की आयु होती, 6 वर्ष जो भी पहले हो, 65 वर्ष। संघ आयोग के सदस्य पद धारण करने की अवधि 65 वर्ष जो 6 वर्ष जो भी पहले हो। राज्य आयोग के सदस्य अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 62 वर्ष, 6 वर्ष, तो 62 वर्ष होता है। ठीक है, पद ग्रहण करने की अवधि 62 वर्ष होती। कौन? ये राज्य आयोग की बात हो रही है। संघ आयोग की तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, तो 6 वर्ष दोनों में, लेकिन 65-62। ठीक है, तो राज्य में 62, उसमें 65 वर्ष। पंचायत नागरिक की प्रथम अधिवेशन की तारीख से विघटित होने की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। संघ लोक सेवा के पद ग्रहण करने की अवधि कितनी? 65 वर्ष होती है, 6 वर्ष। राज्य आयोग की वजह से अपने पद ग्रहण करने की अधिकतम अवधि 65 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, 65-62। एक प्रत्याशी जो कि एक अधिक से सीटों में विजयी हुआ है वह एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों से इस्तीफा देने की अधिकतम अवधि 10 दिन।
10 दिन के भीतर उसको बाकी सभी सीटों से जो है इस्तीफा देना होगा, ये भी याद रखिएगा। 6 महीने में संसद के दोनों सत्रों का अधिकतम अंतराल तथा 6 सप्ताह अध्यादेश को स्वीकृति और अस्वीकृति करने का समय है। तो 6 महीने संसद के दोनों सत्रों का अधिकतम अंतराल और 6 सप्ताह अध्यादेश को स्वीकृति और अस्वीकृत करने का समय है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो बताते हैं आपको, 6 महीने संसद के दोनों सत्रों, 6 महीने तक संसद के दोनों सत्रों का अधिकतम अंतराल और 6 सप्ताह अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का, ठीक है, समय है कितना है, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने याद रखिएगा, 6 महीने तक। एक प्रत्याशी जो कि एक से अधिक सीटों पर विजयी हुआ, वो एक को छोड़कर बाकी सीटों पर इस्तीफा देने की अवधि 10 दिन होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट पर। ठीक है, तो आगे के पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि भारतीय संसदों और विधायकों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, मैंने बताया 79, 80, 81। तो 79 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, लेकिन 245 हो गई है। ठीक है, ये भी रहेगा, 250 होती है, इसमें 250 होती है। और 250 में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित और 238 राज्यों संघ क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 250 में 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित नामांकित किए जाते हैं, 238 राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि में विशेष विज्ञान व्यवहारिक अनुभव हो, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया राज्यसभा के। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा मतलब जो 12 लोग नामांकित किए जाते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो समाज सेवी होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला संबंधित होते हैं, विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। अनुच्छेद 81 है लोकसभा। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, लेकिन अभी एक अनुच्छेद आया था और एक संशोधन हुआ था हाल ही 2018 में, 2020 में उसको लागू कर दिया गया था। तो उसकी सीटों की संख्या जो है कितनी हो गई, सीटों की संख्या 550 हो गई है, 550। तो 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 सदस्यों को जो है अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि होंगे। मतलब इसमें 550 ही सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन जो नामांकित एंग्लो भारतीय थे उनको जो है उच्चतम न्यायालय ने खत्म कर दिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा राज्य में विधानसभा के जो एंग्लो इंडियन थे इनको नामांकित किया था, तो उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 331 की बात करते हैं। 2 से अधिक, ये देखो यही बात है, 2 से अधिक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के नाम निर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। तो 231 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को शामिल किया जाता था, जो कि अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अनधिक और 60 से कम सदस्य बनी रहेगी। मतलब 500 से अधिक हो सकते हैं और 60 से कम नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्शनल भी कहीं कहीं जगह होता है। तो अनुच्छेद 170 बताता है, अनुच्छेद 170 बताता है। ठीक है, लेकिन कई जगह एक्सेप्शनल भी होता है। 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होनी चाहिए। मतलब विधान परिषद की अगर बात करूँगा, विधान परिषद, अगर मैं विधान परिषद की बात करूँगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, विधानसभा, एक मिनट यहाँ पे मैं आता हूँ और बात करता हूँ विधानसभा का 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, विधानसभा कुल सदस्यों का, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है, ये विधान परिषद होता है। किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी, 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगी 40 से कभी कम नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होती है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग होता है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पर कि अनुच्छेद 333 क्या है। एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नाम निर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो। अनुच्छेद 333, एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य जो होता है सदस्य राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नाम निर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो एक को भर्ती कर सकते हैं, मतलब एक को रख सकते हैं अपने साथ। चौथी अनुसूची की बात होती है, जो कि हम लोग बात किए थे राज्यसभा की सीटों और राज्य संघ क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों की बात होती है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो होता है अनुच्छेद की अनुसूची
इसमें बात करते हैं चौथी अनुसूची में, ठीक है ना। तो यहीं तक हम लोग डिस्कस करने वाले थे। यहाँ तक से हमारा जो है पहला जो पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट का हमारा जो डिस्कशन था वो हमारा जो है ख़त्म हो जाता है। अब इंडियन पॉलिटी में अगर आपको डीप में पढ़ना है, समझना है तो हमें आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे और जल्दी ही लेके आने वाले हैं। हमारी पूरी सीरीज आएगी, पॉलिटी, जीएस, हिस्ट्री, सारी जियोग्राफी की तो चली रही है। और फिर इसके बाद हम लोग जो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर इसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।